एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में वर्तनी के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जो कि चैप्टर नंबर 1 था, और आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 संधि और समास से रिलेटेड आज तक जितने भी DSSB एग्ज़ाम में जनरल पार्ट में क्वेश्चन आए हैं हिंदी के पोर्शन में, उन्हें हम सॉल्व करेंगे, चाहे वो TGT के एग्ज़ाम में पूछे गए हो, PGT के एग्ज़ाम में पूछे गए हो या फिर PRT के एग्ज़ाम में पूछे गए हो। सो उन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। ये जो बुक है वो अग्रवाल पब्लिकेशन की एग्ज़ाम कार्ड की बुक है। सो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। संधि और समास के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रश में जब हम नाव को मिलाएंगे तो कौन सी संधि बनेगी, आपको ये बताना है कि जो संधि हम बनाएंगे वो कौन सा पद बनेगा। तो किस तरीके से संधि होगी, त्र और ये जो शाह है वो आधे शाह में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारा रूल कहता है कि जब री से ऋषि या फिर तो शाह या फिर रा के बाद ना आता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो अड़ा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाला जो ना है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अड़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। और कौन सी संधि बनेगी, तृष्णा बनेगा। नया शब्द क्या बनेगा, संधि होके तृष्णा, और इसमें व्यंजन संधि है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि संचय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो स और ये जो अंग की बिंदी है वो आधे माँ में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस च या च, सम प्लस च। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी संधि है, यहाँ पर भी व्यंजन संधि है। अब आपसे इस शब्द में पूछ रहे हैं कि क्या इसका संधि विच्छेद होगा। तो बहुत सरल है, इत लिखिए। ये जो आधा सा है वो किस में कन्वर्ट होगा, ये विसर्ग में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे लगा दीजिए विसर्ग, फिर इसके बाद जो ता और ता के पीछे विसर्ग लगे वो एकदम वैसे ही लिख दीजिए। तो इतः प्लस तथा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और इसमें कौन सी संधि है, यहाँ पे व्यंजन संधि है। तो संधि मूलतः कितने प्रकार की होती है, तो संधि मूलतः 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्य का आपको संधि विच्छेद बताना है। देखिए बहुत से बच्चे इस वाले ऑप्शन को करेक्ट करके आएंगे, जो कि गलत है। अम्य का जो संधि विच्छेद होगा वो अप प्लस में होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन अब आप लोग ये सोचेंगे कि इसको तो आ को माँ में तोड़िए ना, अम प्लस में ये होगा ना, ये माँ है जो पा में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो देखिए हमारा रूल कहता है कि जब भी किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, जैसे कि का, चा, टा, पा, इनके बाद अगर पंचमा अक्षर आता है, जैसे कि पंचमा अक्षर नहीं कहेंगे, इसे हम अनुस्वार कहेंगे, माँ या फिर ना आता है, तो ये जो वर्ग का प्रथम वर्ण होता है वो अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर में या फिर पंचमा वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि जो माँ वाला है वो किस वर्ग में आता है, वो पा वर्ग में आता है, पा फा बा भा मा, है ना। और इसके बाद क्या है, माँ बना हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, पहले पा होगा, तभी जो पा था वो अपने ही वर्ग के पंचमा वर्ण में कन्वर्ट हो गया। तो अप प्लस में, याद रखिएगा ये रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कपट का आपको संधि विच्छेद करना है। तो निहि, ये जो शाह है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी शब्द हैं उन्हें वैसे का वैसे ही लिख देंगे, निहि प्लस कपट। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। कौन सी संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब आपको अधि प्लस आय को जोड़ के बताना है कि क्या संधि बनेगी। तो इसका बहुत ईजी है, अध्याय। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि अधि में से जो छोटी ई है वो लिख ली है लास्ट में, और यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि बड़ा आ है। छोटी ई और बड़ा आ ने मिलकर क्या बनाया है, या बनाया है। यहाँ पे बड़ा आ है तो यहाँ पे आकर डंडा भी आ गया। तो ये कौन सी संधि का उदाहरण है, ये यण संधि का उदाहरण है, यण स्वर संधि। आगे देखते हैं, अभ्यागत का संधि विच्छेद कीजिए। ये भी बहुत सरल है, अभि प्लस आगत। सेम यहाँ पे भी कौन सी संधि है, यण संधि है। यहाँ से ई टूटा और यहाँ से बड़ा आ, दोनों ने मिलकर या बनाया, और ये बड़ा आ है इसलिए यहाँ पे आ का डंडा भी लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षट प्लस मास। तो देखिए टा जो है वो अपने वर्ग का प्रथम अक्षर है, और उसके बाद आ रहा है माँ। अगर माँ आए या फिर ना आए तो क्या होता है, जो प्रथम अपने वर्ग का जो प्रथम वर्ण होता है वो अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में कन्वर्टेड हो जाता है, पंचमा वर्ण में, मतलब कि उसका जो लास्ट वाला वर्ण होता है। तो ट ठ ड ढ ण, तो ट वाले वर्ग में सबसे एंड में क्या आता है, अणा। क्या आता है, अणा, ये तो आता है, और ये आधे अणा में कन्वर्ट होगा। तो षड प्लस मास, षण मास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको संधि विच्छेद करने के लिए, संधि को जोड़ने के लिए रूल लर्न होना बहुत जरूरी है। जब आपको रूल लर्न होंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साहित्येतर को आपको संधि विच्छेद करके बताना है। सो साहित्य प्लस क्या बनेगा, साहित्य प्लस ईतर, साहित्य प्लस ईतर, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए ये जो या के बाद क्या होगा, एक आ होगा, फिर यहाँ से ई मिला, और आ और ई मिलके क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। तो यहाँ पे कौन सी संधि है, यहाँ पे कौन सी संधि है, वृद्धि, सॉरी गुण संधि है। यहाँ पे गुण संधि है। जब एक मात्रा होती है तो वहाँ पे गुण संधि होती है, और दो मात्राएं जहाँ पे दिख जाए आपको तो वहाँ पे वृद्धि संधि होगी। आगे देखिए अच प्लस अंत, तो अच प्लस अंत को जोड़ के कौन सा शब्द बनेगा आपको वो बताना है। तो ये जो है वो अजंत बनेगा। क्या बनेगा, अजंत। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। देखिए अगर चा के बाद कोई स्वर आता है तो जो चा होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जा में कन्वर्ट हो जाता है। किस में, जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए अब जो आ है वो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो चा है वो जा में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद छोटा आ है, तो छोटा आ ने जब आधे जा को जोड़ा तो उसने उसको पूर्ण कर दिया, तो ये पूरा जा बन गया। फिर ना और त, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे देखते हैं पुनरावलोकन का संधि विच्छेद आपको करके बताना है। तो पुनः प्लस अवलोकन कौन सा है एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे भी विसर्ग संधि है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो रा है वो विसर्ग में कन्वर्ट हो गया है, उसके बाद रा पे आकर डंडा है तो वो आ बन गया, अवलोकन। ठीक है, आगे देखते हैं कि आनंदातिरेक का आपको संधि विच्छेद करके बताना है। तो कैसे बनेगा, आनंद, आनंद प्लस अतिरेक, प्लस अतिरेक, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और यहाँ पे कौन सी संधि है, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। देखिए स्वर संधि की डेफिनेशन क्या होती है कि जब मतलब दो स्वरों का आपस में मेल होता है तो वहाँ पे स्वर संधि होती है। तो देखिए यहाँ से भी आ टूटेगा, यहाँ से भी आ है, तो दोनों स्वर हैं और मिलके बड़ा आ बना लेंगे, तो ये क्या है, स्वर संधि है। कौन सी टाइप की है, तो दीर्घ स्वर संधि है। चलिए आगे देखते हैं, लोकेशना का आपको संधि विच्छेद करके बताना है। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, लोक, लोक प्लस ऐषणा, ऐषणा। देखिए ऐषणा ऐसे लिखते हैं, इसमें छोटा ए आता है ना कि बड़ा ए आता है। तो कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट है। और ये कौन सी संधि का उदाहरण है, तो ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। आगे देखते हैं, व्यूह का आपको संधि विच्छेद करके बताना है। तो कैसे टूटेगा, बी प्लस ऊ, ये कौन सी संधि का उदाहरण है। देखिए जब आपको, वैसे तो ये यड़ संधि का उदाहरण है, और आपको मैं ट्रिक बताती हूँ कि इसको किस तरीके से आप पहचान सकते हैं। यदि क्या हो कि कोई आधा वर्ण बना हुआ है और उसके बाद या फिर तो या आए या फिर क्या आए, या फिर तो या आए या फिर तो वा आए, तो वहाँ पे हमेशा यड़ संधि होगी। जैसे कि यहाँ पे वा जो है वो आधा है और उसके बाद या आया है, तो ये यड़ संधि है। अब आगे देखते हैं, सागर प्लस उर्मी को मिलाइए तो क्या बनेगा। तो यहाँ से सागर में से आ टूटेगा लास्ट में, और उर्मी का तो ऊ है ही, तो आ और ऊ मिलके क्या बनाते हैं, आ और ऊ मिलके क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ओ बनना है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, सागरोमी। यहाँ पे कौन सी संधि है, तो यहाँ पे गुण संधि है। आगे देखते हैं, प्रत्यूष का संधि विच्छेद आपको करना है। तो उसका संधि विच्छेद क्या हो गया, प्रति प्लस ऊष, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। और देखिए वही ट्रिक हमारी यहाँ पे भी काम कर रही है कि आधा कोई वर्ण बना हुआ है और उसके बाद या है, तो इट मीन्स यहाँ पे कौन सी संधि है, यड़ संधि है। आगे देखते हैं, समकल्प का संधि विच्छेद आपको करना है। तो बहुत इजी है, जब अंक की बिंदी आती है तो वो आधे माँ में कन्वर्ट हो जाती है, फिर उसके बाद जो लिखा है उसे वैसे का वैसे ही लिख दीजिए। तो क्या हुआ, सम प्लस कल्प, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। संतोष का संधि विच्छेद सेम, सम प्लस तोष, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। यद्यपि का संधि विच्छेद, देखिए ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये बहुत इजी भी है। यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, तो कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे षण्डानन का सही संधि विच्छेद पूछ रहे हैं। तो उसका जो सही संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन नंबर डी, सट प्लस आनंद। अब देखिए ये टा में क्यों कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे तो डा था, अब एकदम से टा कहाँ से आ गया, आप लोग ये पूछेंगे। तो क्या रूल हमारा क्या कहता है कि यदि किसी भी
वर्ग के तृतीय अक्षर के बाद या फिर तो स्वर आ जाए या फिर तो किसी वर्ग का तृतीय या फिर चतुर्थ वर्ण आ जाए। ठीक है, तो फिर जो ये तृतीय जो वर्ण है वो उसी वर्ग के प्रथम अक्षर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अड़ा वाले वर्ग कौन से वर्ग में आता है, तो टा वाले वर्ग में आता है, इसीलिए जो अड़ा है वो टा में कन्वर्ट हो गया। आगे देखते हैं, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद होगा, तो उसका सही संधि विच्छेद क्या है, प्रति प्लस उपकार। प्रति प्लस उपकार कौन सा एकदम सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, और यहाँ पे यड़ संधि है। अब आपको स्वागत का सही संधि विच्छेद बताना है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा, सु प्लस आगत। सु प्लस आगत, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सी संधि का उदाहरण है, ये भी यड़ संधि का उदाहरण है। देखिए आधा वर्ण बना हुआ है, फिर उसके बाद या और वा में से क्या आया हुआ है, वा आया हुआ है, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी। मनवतर में कौन सा संधि विच्छेद होगा, आपको ये पूछ रहे हैं, तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मनु प्लस अंतर। मनु प्लस अंतर, और यहाँ पे कौन सी संधि है, यड़ संधि है। प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रति प्लस एक, ये तो बहुत ईजी है, कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर बी, सेम यड़ संधि है। अथैव का संधि रूप क्या हो गया, तो बहुत सिंपल है, इसमें से विसर्ग को हटा देते हैं और अथा और ऐब को जोड़ के लिख देते हैं, तो अथैव, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन संधि है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। वर्षेशु का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या है, वर्षा प्लस ऋतु, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। और ये कौन संधि का उदाहरण है, तो ये जो है वो हमारा वृद्धि संधि का उदाहरण है। अब आपको तथैव का संधि विच्छेद करना है, तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा, तथा प्लस ऐब। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप खुद देखिए यहाँ पे क्या है, दो मात्राएं लगी हुई हैं दा के ऊपर, तो जहाँ पे भी आपको दो मात्राएं लगी हुई दिख जाए तो वहाँ पे मोस्टली क्या होती है, गुण संधि होती है, सॉरी वृद्धि संधि होती है। अगर एक मात्रा होगी तो गुण संधि होगी, दो मात्रा होगी तो वृद्धि होगी ना दो मात्रा में, तो यहाँ पे गुण संधि है, तो तथा ऐब बन गया। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, आ के डंडे का आ निकल आया और ए निकल आया, और जो होता है आ और ए मिलके क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं, बड़ा ए। देखिए प्रौढ़ का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो जो प्रौढ़ का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रा प्लस ऊण, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे भी हमारी दो मात्राएं हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे कौन संधि है, वृद्धि संधि है। पवन का संधि विच्छेद कीजिए, तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, पौ पौ प्लस अन, पौ प्लस अन, और ये कौन संधि का उदाहरण है, ये अयादि संधि का उदाहरण है। प्राप्तांक का आपको समास बताना है कि प्राप्तांक में समास कौन सा है, तो प्राप्तांक का आप समास विग्रह करके देखिए तो क्या बनेगी, अंकों की प्राप्ति, तो यहाँ पे की का यूज़ हुआ है ना, और जिसमें भी कारक चिन्ह का यूज़ होता है तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तत्पुरुष समास की डेफिनेशन क्या है, तत्पुरुष समास में जो प्रथम पद होता है वो तो गौण होता है, लेकिन जो द्वितीय पद होता है वो प्रधान होता है, और इसमें किसी न किसी कारक चिन्ह का उपयोग होता है, जैसे कर्ता ने, कम को, कर्ण से, अधिकरण में, पेपर, ये जो कर्ता चिन्ह है इनका यूज़ हुआ है, जैसे कि यहाँ पे की का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्र्यंबकेश्वर का आपको बताना है कि सही समास विग्रह क्या होगा, तो ऑप्शन पढ़ के देखिए, तीन लोकों के लोक, तीन का ईश्वर, त्रिलोक वाला ईश्वर या तीनों लोकों का ईश्वर, तो पढ़ के ही हमें पता लग गया है कि त्र्यंबकेश्वर का सही समास विग्रह क्या होगा, तीनों लोगों का ईश्वर। अब आपसे यहाँ पे ये पूछा जाता है कि इसका हमें ये बता दीजिए कि इसमें कौन सा समास है, तो यहाँ पे ना तो पहला पद प्रधान हो ना ही दूसरा पद प्रधान हो और कुछ अलग ही मतलब निकल के आए, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है, तो त्र्यंबकेश्वर में भी बहुब्रीहि समास है। आगे देखते हैं कि कथा साहित्य, इसमें आपको बताना है कि कौन सा समास है, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा, कथा और साहित्य, बीच में क्या लग गया, और लग गया, तो यहाँ पे कौन सा समास है, यहाँ पे वैसे तो द्वंद्व समास होना चाहिए था, वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम देखते हैं अब ये इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सा हो सकता है। द्वंद्व नहीं है तो हम कथा साहित्य को और किस तरीके से समास विग्रह कर सकते हैं, कथा का साहित्य, तो यहाँ पे का यूज़ हो गया, कारक चिन्ह का यूज़ हो गया, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया।
घुड़दौड़, घुड़दौड़ का समास विग्रह घोड़ों की दौड़, किसकी? घोड़ों की दौड़। तो यहाँ पे की का यूज हुआ है तो इट मीन्स यहाँ पे तत्पुरुष समास है। ठीक है, समास पहचाना तो बहुत ही ईजी होता है। जब जहाँ पे दोनों पद प्रधान हो वहाँ पे हो गया द्वंद्व समास। अगर प्रथम पद में आपको संख्या दिख जाए तो द्विगु समास, कुछ अलग ही अर्थ निकल के आए बहुब्रीहि समास, कोई अवयव दिख जाए आपको आगे लगा हुआ जैसे कि प्रतिदिन हो गया तो वहाँ पे अवयवी भाव समास, कारक चिन्ह दिख जाए तो आपको कर्मधार वो तत्पुरुष समास लगाना है। और यहाँ पे आपको विशेष और विशेषण का कॉम्बिनेशन दिख जाए जैसे कि नीलगिरी या फिर नीलगिरी या फिर नीला आकाश, इस तरीके से दिख जाए तो वहाँ पे कर्मधार समास से हो गया। अब आपसे पूछे लंबा है उदर जिसका, यानी कि श्री गणेश। अब आपसे पूछे इसमें कौन सा समास है, तो यहाँ पे गणेश जी के लिए लंबोदर का यूज हुआ है, मतलब लंबा है उदर जिसका। अब बिल्कुल अलग मतलब निकलना है तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बे खटके में कौन सा समास है, तो इसमें जब हम तोड़ेंगे तो बे प्लस खटके लिखिएगा। बे क्या है? एक अवयव है, तो यहाँ पे अवयवी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अवयवी भाव समास में क्या होता है, जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है और जो द्वितीय पद होता है वो गौण होता है। आगे बढ़ते हैं। समक्ष में कौन सा समास है, तो समक्ष नहीं, हाँ समक्ष ही है। समक्ष में कौन सा समास है, तो समक्ष में जो समास है वो कौन सा है? अवयवी भाव समास। ठीक है, इसका समास विग्रह क्या है? आँख के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रपाणी शब्द का बहुब्रीहि समास में अनुग्रह विग्रह वाक्य है, तो आपको इसका समास विग्रह करके बताना है। चक्र है पाणी, चक्र जैसा पानी, ये तो नहीं है, चक्र की पाणी नहीं। चक्र है हाथ में जिसके, बिल्कुल सही। चक्र पाणी का अर्थ क्या है? चक्र है हाथ में जिसके, मीन्स विष्णु जी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी बता दिया गया क्या है कि इसमें बहुब्रीहि समास है। प्रत्यंग में कौन सा समास है, तो प्रति प्लस अंग। प्रति क्या है? एक अव्यय है, तो यहाँ पे अवयवी भाव समास हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। अब है कष्ट साध्य में कौन सा समास है। कष्ट साध्य का मतलब कि क्या होगा? कष्ट को हरने वाला। क्या? कष्ट को हरने वाला। क्या चिन्ह यूज हो गया? कारक चिन्ह को यूज हो गया, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। अब कौन सा उदाहरण नहीं है वो आपको बताना है। दोपहर, आग, पानी, मम्मी पापा, सीता और राम। देखिए द्वंद्व समास में ये जो हाइफन चिन्ह है इसका यूज होता है, तो इन सब में द्वंद्व समास है। और जब हम द्वंद्व समास का समास विग्रह करते हैं तो बीच में और का भी यूज होता है, जैसे कि इसका करके देखिए, आग और पानी, मम्मी और पापा, सीता और राम। लेकिन जो दोपहर है उसमें द्वंद्व समास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको अच्छे से पढ़िए। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समास के प्रकार का सही विकल्प है। अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि जिसकी, अल्प है बुद्धि जिसकी। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, मतलब बिल्कुल अलग ही अर्थ निकलेगा। जिसकी छोटी सी बुद्धि है तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही कर्मधार समास के विग्रह का विकल्प है। मीनाक्षी, मीन की आँख नहीं, मीना के समान आँख, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा कि मीनाक्षी का सही समास विग्रह क्या होगा कि मीन के समान उसके अक्ष हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम पूछे कि कौन सा समास होगा तो यहाँ पे कर्मधार समास होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिर्च में कौन सा समास है, तो मिर्च कैसी है? काली है, तो मिर्च क्या हो गया? विशेष है, और काली क्या हो गया? विशेषण। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? कर्मधार समास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जगतनाथ शब्द में कौन सा समास है, तो जगतनाथ का समास विग्रह कीजिए। जगत का नाथ, क्या होगा? जगत का नाथ, तो का यूज हो गया, तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं गजानन का समास विग्रह। तो गजानन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है कि गज के समान मुख वाला। तो गज के समान मुख किसका है? हाथी के समान मुख किसका है? गणेश जी का है, तो एकदम अलग ही अर्थ निकल रहा है, तो कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। मुद्रा राक्षस में कौन सा समास है?
सो मुद्रा राक्षस में जो समास है वो एकदम अलग अर्थ लिख लेगा, तो यहाँ पे भी बहुब्रीहि समास है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? तो दीर्घ बाहु मतलब जिसकी एकदम बहुत बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब जिसकी बहुत बड़ी बड़ी भुजाएं हैं वो कौन है? वो तो विष्णु जी हैं। तो अलग अर्थ निकल रहा है, तो मीन्स बहुब्रीहि समास। राजीव लोचन मतलब जिसके नेत्र कैसे हैं? राजीव की तरह हैं, एकदम प्यारे प्यारे नेत्र। तो यहाँ पे भी बहुब्रीहि समास है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, राजीव के समय समान लोचन है इसके, मतलब कमल के समान एकदम। तो यहाँ पे भगवान जी की बात हो रही है। 12 सिंहा में कौन सा समास है? तो 12 है सिंह जिसके, तो ये अलग प्रकार के पशु का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे भी जो है वो बहुब्रीहि समास है। याद रखिएगा, राजीव लोचन में, 12 सिंहा में, बाहुभुज में, दीर्घ भुजा में, इन सब में क्या है? बाहुभुज नहीं, दीर्घ भुजा में, इन सब में क्या है? बहुब्रीहि समास है। संन्यास में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आपको संन्यास में उपसर्ग बताना है कि कौन सा उपसर्ग लगा है। तो संन्यास में कौन सा उपसर्ग बना है? सम प्लस न्यास। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। उपसर्ग क्या होते हैं कि शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। आगे देखते हैं, चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो 4 भुजाएं हैं जिसकी, कौन? मीन्स ब्रह्मा जी। एकदम अलग अर्थ निकल गया, तो यहाँ पे कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, मीन शिव जी हो गए, तो यहाँ पे भी बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके, इसका मतलब क्या हुआ? विष्णु जी। तो अलग अर्थ निकलना है, तो कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। कृतकार्य, कृतकार्य का मीन्स क्या होता है कि मतलब कि जो कार्य पूरा हो चुका हो, मतलब कि जो कार्य एकदम संपन्न हो चुका हो। तो यहाँ पे इसमें ना तो प्रथम पद प्रधान है या तो द्वितीय पद प्रधान है, एक अलग ही अर्थ निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, बहुब्रीहि समास। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि कृत समास में, उसके अलावा चतुर्भुज में, 12 सिंहा में, दीर्घ बाहु में, गजानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। प्रतिमान, प्रति प्लस मान, तो यहाँ पे प्रति जो है वो अव्यय है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। आगे देखते हैं, सप्तशती में कौन सा समास है? तो सप्तशती में कौन सा समास है? यहाँ पे जो है बेटा वो कौन सा समास है? यहाँ पे द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु समास है। सप्तशती, यहाँ पे सप्त क्या है? एक नंबर है, तो जिसका प्रथम पद जो नंबर आ जाता है तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो 4 हैं भुजाएं जिसकी, कौन है? हमारे ब्रह्मा जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। अब देखिए, आपको ये कन्फ्यूजन हो रही होगी कि चतुर्भुज में तो बहुब्रीहि भी है, लेकिन द्विगु भी तो है, यहाँ पे 4 नंबरों की भी तो बात हो रही है। देखिए, अगर आपको किसी समास में 2 समास मिल जाए, जैसे कि मोस्टली यही होता है कि द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में कन्फ्यूजन होती है, तो आपको दिख रहा है कि इसमें बहुब्रीहि भी है और द्विगु भी है, तो आप हमेशा प्रेफरेंस किसको देंगे? बहुब्रीहि को देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, सही समास का नाम चुनिए। राम राज, तो राम का राज्य, ठीक है, क्या हुआ? राम का राज्य। तो का कौन सा होती है? षष्ठी होती है ना, षष्ठी तत्पुरुष। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो समास और जो संधि के क्वेश्चन थे जो अब तक DSSB ने जितने भी अपने टीचिंग एग्जाम में पूछे हैं वो इतने ही हैं, मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम शब्द विचारे मीन्स तत्सम, तद्भव, देशत, विदेशत, इन शब्दों को पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपका बहुत अच्छे से रिविजन हुआ होगा। बाय एंड हैव अ गुड डे।